नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आज का बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट में एक डल मूवमेंट है। इस डल मूवमेंट पे भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ अंडर परफॉर्म भी कर रही हैं। इन सभी पॉकेट्स के बारे में बात करते हैं और क्या कुछ हो सकता है मार्केट के लिए, क्या ट्रिगर्स है, क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां पर कि हमें बात करनी है और जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल सकता है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर जिगर मिस्त्री, को फाउंडर ब्रांड कैपिटल के, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मंदार जैन सैंडिकर, डायरेक्टर हैं प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के। मंदार सर, जिगर सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर सर, फर्स्ट क्वेश्चन सर, हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आता है एक दो साल के लिए, और उसी भ्रम में लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में और वो सोचते हैं कि हर साल ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। ये पिछले 2022 अभी काफी म्यूटेड रहा। 2023 की भी शुरुआत कोई ऐसी नहीं दिख रही अभी तक कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलने वाला है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा 2023 में? नमस्कार विवेक। ये मेरा पहली मर्तबा है जागरण टीवी पे, तो आपके शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारा थोड़ा सा रीसेंटली बायस है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो क्या हमने पाया है कि मार्केट्स में ये कई बार होता है कि फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, एक बहुत विलंबित समय के लिए हमारा मार्केट फ्लैट लाइन हो जाता है एंड देन इट मूव्स अप इन स्टेप डायरेक्शन। तो अगर आप पाएंगे 2008 से 2016 20,000 का सेंसेक्स करीब 25,000 हुआ था वो 8 साल में, और फिर 25,000 से 60,000 वन लाइन में चला गया। तो हमारी मेमोरी जो है वो काफी रिसेंट इवेंट्स की तरफ झुकाव रहता है। इसके कारण हमें लगता है कि मार्केट्स में रिटर्न काफी इजी हो जाते हैं। नॉट जस्ट नाउ, अगर आप 1994 से 2001 की बात भी करें तो वो भी 4,500 का सेंसेक्स करीब 5,400 हुआ था। तो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर, काफी चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है। जो चीज अभी हमारे जहन में पुख्ता है वो ये दो या तीन है। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज के यूएस में ताकि इंडियन मार्केट ऑल्सो ऑल ग्लोबल मार्केट्स आर इंटरलिंक्ड। तो अगर आप देखें यूएस में ये लास्ट 3 महीने या 4 महीने से ये विश्वास होना शुरू हो गया है लोगों को कि फेड ने जो भी एक्शन लिए, अब ताकि द रेट ऑफ फेड फंड इंक्रीज विल बी लोअर, वो कम गति से अपनी दर बढ़ाएंगे। तो लोगों को लगने लगा है कि जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आना था वो करीब करीब खत्म हो गया है। पर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो आप पाएंगे कि मार्केट नेवर बॉटम बिफोर अ रिसेशन, राइट। अगर आप 2006 की बात करें, 2006 में भी फेड फंड टारगेट रेट करीब 5% हुआ था। उसके बाद निफ्टी करीब 20% चला, नॉट निफ्टी, S&P 500। एंड उसके बाद 2008 का आपका हाउसिंग क्राइसिस आया। और अगर मैं आज की बात करूं तो तब न्यू होम सेल्स जिस दर से गिर रहे थे, they were down 15% in about 23 weeks. अब they are down 15% in 17 weeks. तो फेड फंड का इम्पैक्ट आना जस्ट अबाउट शुरू हुआ है, राइट। हमें थोड़ा सा इसको समय देना पड़ेगा समझने के लिए कि ये कैसे होता है। तो लोगों ने क्या समझा कि और उसमें एक टेक्निकलिटी है कि अगर आप CY21 लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में जाएं तो करीब पहले क्वार्टर में फेड ने अपनी बैलेंस शीट का साइज करीब $150 बिलियन से कम किया। सेकेंड क्वार्टर में 700, थर्ड क्वार्टर में 250, और चौथे क्वार्टर में सडनली ये रिवर्स होके पॉजिटिव $200 बिलियन हो गया। और इसका टेक्निकलिटी है कि ट्रेजरी जनरल रिजर्व और रिवर्स रिपो के कारण ये हुआ। तो लिक्विडिटी आने से प्लस चाइना रिबाउंड होने से थोड़ा सा बॉयंसी हुआ है ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स में, और परफॉर्मेंस इसी डिस्टिंक्ट है। तो CY21 में जब निफ्टी 4% ऊपर था, आपके सारे ग्लोबल इंडाइसेस वर डाउन, राइट। डाउ जोन्स वाज डाउन 10%, S&P वाज डाउन 20%, नैस्डैक वाज डाउन 30%। और जब से अक्टूबर से ये टर्न अराउंड हो गया, दिसंबर से मैं डेटा देखूं तो ये इंडाइसेस काफी रिवर्स हुए हैं और निफ्टी हैज बीन फ्लैट लाइन, करीब 4% नीचे है। तो मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली फंडामेंटल्स पे बात जाएगी, ग्लोबल लिक्विडिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे बात जाएगी,
एंड हम इस पीरियड में शायद एंटर कर रहे हैं जहाँ पे सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन विल प्ले अ मच लार्जर रोल। तो हम और विस्तार से बात करेंगे, बट ओपनिंग कमेंट्स के लिए मैं आपके पास वापस आता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं आपके पास लौटता हूँ। जिगर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है, 24 फरवरी, ये भी एक हिस्टोरिक डे बन चुका है। इससे पहले कुछ मार्केट को घबराने की जरूरत है क्या? नहीं विवेक जी, आई थिंक अभी ये सारी जितनी मिनट्स और इसकी जो बात है उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बियॉन्ड द पॉइंट रिस्क है। अगर आप डेटा देखें तो जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा था उसमें थोड़ी सी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इट केम इन एट 3x। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे 3 गुना ज्यादा नंबर आ गए। और सीजनल एडजस्टमेंट रहती है तो बियॉन्ड अ पॉइंट हमें पता नहीं लगता कि क्या नंबर देखे। बट ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि एम्प्लॉयमेंट और ये जितना डेटा है वो फेड के एक्सपेक्टेशन के भी कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग चले जा रहा है। तो 2 हाइक्स आई थिंक मोर और लेस गिवन है। एक विचार ये भी था कि शायद फेड इसी सत्र में 50 बेसिस पॉइंट का हाइक ले ले, पर मुझे नहीं लगता कि दे विल रिवर्ट बैक टू 50, बिकॉज एक बार 50 कर लिया फिर नेक्स्ट मीटिंग में क्या करेंगे, एंड दे कांट जस्ट गो अबाउट, दे कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम 25 to 50 बेसिस पॉइंट एंड देन गो बैक टू कटिंग इट। तो मुझे लग रहा है दे विल प्ले इट स्लो, धीरे धीरे आकलन करके अपना आगे बढ़ाएंगे। इंडिया में बहरहाल ये जानना जरूरी है कि हाउ इज दैट इकोनॉमी इम्पैक्टिंग। तो अगर आप फेड फंड टारगेट रेट लें और इंडिया का रेपो रेट लें, तो हिस्टोरिकली के कंपैरिजन में अभी बहुत अंतर है। अगर आप 2013 में जब इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, तब फेड फंड और जीसेक में लूजली बोल रहा हूँ, बट रिपो रेट का डिफरेंस था 800 बेसिस पॉइंट, जो घट के कोविड में 400 हो गया, और अंटिल रिसेंटली इट वाज 200। तो रिजर्व बैंक भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये प्रयास करेगा कि एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंशियल रखे, क्योंकि करीब $280 बिलियन की मेच्योरिटीज शॉर्ट टर्म में है। तो पहले तो हम मान के चलते थे कि ये रोल ओवर हो जाएंगी, पर अगर ओनली 200 बेसिस पॉइंट का अंतर है तो इट्स नॉट अ फॉरगोन कंक्लूजन। तो मनी मार्केट के टर्म्स में आई थिंक ये 2 या 3 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी स्टॉल जोन में आ रही है। So if you see vehicle sales, FASTag collection, GST collection, they are all in the right direction, वो सही दिशा में है, पर ये नहीं जितना स्ट्रांगली वो पिछले साल ग्रो हो रही थी उतना स्ट्रांगली अभी ग्रो नहीं हो रही। ऑब्वियसली बेस इम्पैक्ट का भी फर्क जरूर पड़ता है, पर एक अगर स्टॉल जोन है और अगर वेस्टर्न इकोनॉमी थोड़ा सा बैकसीट ले रही है, तो हमें भी ये मानना पड़ेगा कि करीब 80 से 100 बेसिस पॉइंट्स का शेव ऑफ इंडियन जीडीपी से हो सकता है, गिवन वेयर द वेस्टर्न इकोनॉमी। तो आई थिंक ये 3-4 ब्रॉड चीज अगर हम मान के चले तो कौन से बिजनेसेस और सेक्टर्स में फोकस करना है उससे काफी सहूलियत रहेगी। जिगर सर, आप जैसा रेट हाइक की बात कर रहे थे सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्च में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड से? फिर मई जून की जो पॉलिसीज होंगी, मार्केट में जो मैं इनका डेटा पढ़ रहा था कि मार्च में 25 तो डिस्काउंटेड है, मई में भी एक रेट हाइक की उम्मीद है, कि पहले वो था कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती थी मार्केट का, जो एक होता है कि 50% मार्केट सोच रहा है, अभी वो शायद 80%, 82% पर आ गया। जून में भी अब रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट हाफ में इस कैलेंडर ईयर में तो अभी रेट हाइक ही होने हैं या नहीं होने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा। बट सेकेंड हाफ कैसा रहने वाला है? जी, एक तो आई थिंक अगर हम 3 महीने पीछे चले जाएं तो एक मेजर डिफरेंस था बिटवीन फेड डॉट प्लॉट और द मार्केट, जो ब्लूमबर्ग कैलकुलेट करता है वो डॉट प्लॉट। फेड डॉट प्लॉट ने ये बोला था कि हम धीरे धीरे करीब 5-5.25, वो 25 बेसिस पॉइंट का रेंज होता है उनका, तो 5-5.25 तक जाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड पॉज। हम करीब पूरा साल निकाल देंगे और 2024 में ही हमारे रेट कट शुरू होंगे।
ब्लूमबर्ग बोले जा रहा था, और जो कंसेंसस एस्टिमेट था वो ये था कि एक बार रेट 5 सवा 5 की रेंज में जाएंगे और इमीडिएटली 3 महीने में डेटा इतना खराब हो जाएगा कि आपको रेट कट करना पड़ जाएगा। वहां से आज की तारीख में जैसे आप बता रहे हैं वो डॉट प्लॉट थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। मार्केट अभी भी बिलीव करता है कि रेट कट साइकिल वापस जल्दी शुरू हो जाएगा बिकॉज रिसेशन में चले जाएगा यूएस। फेड अभी भी बोले जा रहा है कि शायद 2 रेट हाइक लें तो हम 525 से 550 का सॉर्ट ऑफ रेंज पे चले जाएं, दैट विल बी द पीक। तो थोड़ा सा डेटा डिपेंडेंट है, हमें सॉर्ट ऑफ कैसे डेटा आता है वो देख के आई थिंक फेड विल लाइक टू टेक अ डिसीजन। आरबीआई का बहुत सिंपल है, जो फेड करेगा उसका पहले ये होता था 2/3 हम रेट हाइक कर देंगे। इंक्रीजिंगली ये हो रहा है कि अभी आपका जो डिफरेंशियल है वो इतना कम हो गया है कि सीधा सीधा आप जो फेड करेगा वो आप कर लेंगे। तो 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंशियल मुझे लग रहा है आरबीआई मेंटेन करके आगे चलेगा। तो आई थिंक रेट के संदर्भ में तो दिस इज द बेस्ट गेस्ट एस्टिमेट। यहाँ से डेटा जैसे आएगा वैसे वैसे आई थिंक सब लोग अपना कॉल लेंगे। तो सर इसमें मार्केट को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? जी, आई थिंक इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर है वो क्लियरली बैंकिंग है। बैंकिंग में क्या है कि आप इसको 4 साइकिल्स में देख सकते हैं। अ, अगर मैं इसको सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन करूँ और थोड़ा स्टेप बैक लेके स्लाइटली हायर लेवल पिक्चर अगर हम देखें तो 4 साइकिल्स है। वन इज द क्रेडिट ग्रोथ साइकिल, सेकंड इज द निम साइकिल, तीसरा है आपका क्रेडिट कॉस्ट साइकिल और चौथा है वैल्यूएशन साइकिल। तो इसमें क्या हुआ है, अगर आप 4-5 साल का डेटा देखें तो जो 2015 में आरबीआई का एनुअल जो AQR बोलते हैं, एनुअल क्वार्टरली रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, उसके बाद आपके बैड लोन्स बढ़ना शुरू हो गए और जैसे वो सबसाइड हुआ तो आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई। पर उसके तुरंत बाद कोविड आ गया तो थोड़ी सी इनबैलेंस स्थिति थी। पर अभी अगर आप लास्ट करीब आई थिंक 10 या 12 महीने का डेटा देखें तो हम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रो कर रहे हैं और जितने भी कॉर्पोरेट स्लिपेजेस थे वो हमारे पीछे हैं। तो आपकी पहली साइकिल काफी स्ट्रांग है। सेकंड साइकिल पे मार्केट को काफी संदेह है। तो निम्न में क्या होता है, बैंक अपने लोन की दर जल्दी बढ़ाते हैं, डिपॉजिट की दर देरी से बढ़ाते हैं। तो आपकी निम्स इनिशियली राइजिंग साइकिल में एक्सपैंड होती है, पर उसके बाद जैसे ही रेट हाइक पीक हो जाते हैं मार्केट ये फैक्टर करना शुरू कर देता है कि सारे बैंक्स के निम्स कंप्रेस हो जाएंगे। निम्स इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आपके दर्शकों के लिए ये आप रेवेन्यू का अव्यय मान सकते हैं। तो अभी मार्केट में जो सबसे बड़ा ही संदेह है वो ये है कि अगर निम्स जो बड़े हैं, दे आर फॉर लार्ज बैंक, दे आर ऑलमोस्ट एट पीक, तो वो यहाँ से कम होना शुरू होंगे। मेरा ये मानना नहीं है, मेरा मानना है कि कम तो होंगे पर इतने कम नहीं होंगे जितनी मार्केट बिलीव कर रहा है। तीसरी आपकी साइकिल है क्रेडिट कॉस्ट साइकिल, जिसमें अगर आप पाएंगे तो बैंकिंग AQR जो 2015 में हुआ उसके बाद आपकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैड लोन्स आप बोल सकते हैं वो 11% हो गई 2018 में। और उसके बाद सडनली ये कंटिन्यूअसली कम होती गई है। जो लेटेस्ट नंबर आया है वो बिलो 5% है। और जो नेट NPA है आफ्टर प्रोविजन, दे आर डाउन टू बिलो 1.3%। तो ये एक दशक का सबसे लो नंबर है। तो आपकी 2 साइकिल क्लियरली पॉजिटिव है, विच इज क्रेडिट ग्रोथ साइकिल एंड क्रेडिट कॉस्ट साइकिल। निम में शायद थोड़ी सी कमी आ सकती है, राइट, पर ओवरऑल आपका ये नंबर काफी स्ट्रांग है। अभी इसको आप कैसे खेले, तो मार्केट ने कैसे किया है कि पहले HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 2 बैंक जिसकी लेंडिंग हमेशा रिगरस रही है, वो हमेशा ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे क्योंकि मार्केट को ये यकीन था कि इनकी लोन्स खराब नहीं होंगी। तो ये हमेशा 3 या 4 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करते थे। उसके बाद लास्ट 3 साल में अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स फ्लैट हैं। और SBI और ICICI बैंक जिसकी हाउसिंग लोन ज्यादा थी, जो राइजिंग निम मार्केट्स में स्ट्रांगली गेन करते हैं, तो इन्होंने पूरी साइकिल अच्छे से खेली और वैल्यूएशन जो ICICI की अराउंड 1 टाइम थी और SBI की 0.3 टाइम थी। अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट साइकिल बिनाइन है तो ये स्टॉक्स री रेट कर जाते हैं, जो हुआ। तो बोथ दी स्टॉक्स आर ऑफ 60% सिंस जनवरी 2020 और HDFC और कोटक ये बेसिकली फ्लैट हैं। यही साइकिल इन्वेस्टर्स ने वापस खेली PSU बैंक के साथ कि अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट पीक पे हैं
तो जो 0.2 0.3 टाइम्स बुक है वो सारे शेयर्स 0.8 0.9 टाइम्स बुक हो गए। तो अभी ये जितना भी आपका वैल्यूएशन आर्बिट्राज का मेरे हिसाब से मोटा मोटी अभी ये प्ले आउट हो चुका है, और इंक्रीजिंगली हर एक बैंक के न्यूएंस इस पे बात जाएगी कि कौन अपनी लायबिलिटी अच्छे से मैनेज कर रहा है, कौन से बैंक का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग अलग है। तो पहले अगर HDFC बैंक था तो उसमें हाउसिंग लोन्स नहीं थे, तो वो एक अलग साइकिल का प्ले था वर्सेस HDFC बैंक। तो आई थिंक ये बैंकिंग सेक्टर इन दी होल रेट regime ऑफर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे खाली मैं एक डिस्क्लोजर कर लूँ विवेक जी के, आई रन अ फंड विच इज बॉयंट कैपिटल। तो जितने भी शेयर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, व्यूअर्स को ये मान के चलना चाहिए कि बॉयंट कैपिटल और मेरे निजी इन्वेस्टमेंट भी बॉयंट कैपिटल मैनेज करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट है ये सब स्टॉक के जो मैं नाम ले रहा हूँ। जी जिगर सर, इस तरह के सिनारियोज आपने बहुत सारे देखे होंगे सर, दुनिया के मार्केट्स में देखे होंगे। इसमें जो बेस्ट प्ले करने का तरीका होता है कि अगर किसी का पोर्टफोलियो है, पुराना पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली उसमें कुछ डेंट लग गया होगा। तो क्या उसको उस पोर्टफोलियो में कुछ चर्निंग करनी चाहिए, अपनी एवरेजिंग करने का सही समय है, या अभी रुक जाएं, फ्रेश कैपिटल डालने के लिए कुछ वेट करें, क्या करना चाहिए सर एग्जैक्टली? विवेक जी, अगर हम देखें इक्विटी मार्केट्स की एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन, अगर हम लास्ट 25 साल की बात करें तो आपका गोल्ड करीब 6 गुना ऊपर है, बैंक FD 5 गुना ऊपर है, और इक्विटीज करीब 25 गुना ऊपर है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, ये इसका हमेशा एक अलग दर्जा रख के चलें। उसमें एलोकेशन जैसे चलती आ रही है वैसे आप रखें, इफ एट ऑल यहाँ से एलोकेशन आप बढ़ानी चाहिए। बिकॉज अभी ये शॉर्ट टर्म पेन है, जो वेस्टर्न में रिसेशन है, इंडिया का ग्रोथ स्टॉल है, ये सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। और इक्विटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 5, 10, 15 साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी फायदेमंद रहेगा। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी और कंट्री है जहाँ पे आपका जो बेसिक फैब्रिक हम बोलते हैं, जो वो एक पॉपुलेशन है जो यंग है, और यहाँ से काफी लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे। तो इसके कारण जो GDP में उछाल आएगा, प्लस आप नई नई टेक्नोलॉजीज ट्राई कर रहे हैं अभी। एज अ कंट्री इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कभी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट इंक्रीमेंटली आपको काफी फायदा हो रहा है वहां पे। तो GDP इंडिया की काफी स्ट्रांग रहेगी, फ्लोज इंडिया में FIIs के भी काफी सख्त रहेंगे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में भी म्यूचुअल फंड ओन लाइक 8% ऑफ मार्केट, FIIs ओन 20% ऑफ द मार्केट। तो ये जो फर्क है वो धीरे धीरे ब्रिज होगा। तो आपका फंडामेंटल, फ्लो, जियो पॉलिटिक्स, तीनों चीजें अच्छे से चलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि इक्विटी में आप बियॉन्ड द पॉइंट ज्यादा टाइमिंग की इसमें ना पड़े तो बेहतर है। आप अलग अलग स्टॉक सेक्टर साइकिल जो है उसको समझ के उसमें आप ज्यादा या कम एक्सपोजर ले सकते हैं। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन इंडिया, और अगर आप प्रोफेशनली मैनेज करना चाहें तो उस हिसाब से विल बी द बेस्ट वे टू गो। जी लास्ट क्वेश्चन जिगर सर, अगर इस समय पर किसी सेक्टर को एलोकेट करना हो तो अपनी मनी को तो किस तरह से करना है? जो हमारा फंड जिस हिसाब से पोजीशन है विवेक जी, तो हम बैंकिंग और फाइनेंशियल में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। कंजम्पशन में थोड़ी सी रुचि कम है हमारी, बिकॉज हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन रिच हैं। IT काफी करेक्ट हो चुका है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे स्टेक्स बढ़ाएं तो बेहतर होगा। NBFC स्पेशली थोड़े से लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस वाले जो कंपनीज है उसमें काफी रुचि है हमारी। तो ऑटोमोबाइल्स काफी चल चुके हैं, बट उसमें थोड़ा सा अप्रोच डिफिकल्ट है, बिकॉज EV कैसे शेप अप करेगा ये क्लैरिटी अभी भी बहुत इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग नहीं है। तो उसमें ओवरसाइज्ड एक्सपोजर लेना मुश्किल है। तो हाँ, आई थिंक विवेक जी, दिस इज हाउ बॉयंट कैपिटल इज पोजीशन। ओके, एंड सर व्हाट अबाउट द अदानीज प्रॉब्लम, कि अदानी का ये जो चल रहा है इससे कुछ आप प्रभावित हैं? नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर देखें तो काफी मिनिस्क्यूल था। 80,000 करोड़, अगर एक तो पहले लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये कभी भी 100% नहीं होता। पहले तो डिफॉल्ट हुआ नहीं है, लॉस गिवन डिफॉल्ट कभी भी 100% नहीं होता। और अगर होता भी है तो 80,000 करोड़
ओवर 133 लाख करोड़ इज अ रीजनेबली स्मॉलर सम। तो आपका बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर नहीं है, इक्विटी में ईटीएफ को छोड़ दें और एक आध म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि काफी म्यूचुअल फंड्स का भी एक्सपोजर था। हाँ, कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा वहां पे, बट जीवन के लास्ट 2, 2.5, 3 साल में काफी रिटर्न आए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम विल बी एबल टू एब्सॉर्ब। तो ऑन अ इंडिया और इन्वेस्टमेंट और अ फ्लो स्टैंड पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि बियॉन्ड द पॉइंट अदानी का मार्केट्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। जी जी, जिगर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मंदार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया है। 1 बजे मिलेंगे हमारे कॉलर शो में, जहां पर कि आप अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे और उनसे आप टोल फ्री नंबर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं हम, 1800-120-4775। इस नंबर पर आप कॉल करें और 1 बजे अपने सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।